कि ऊपर से नीचे आते हुए या नीचे से ऊपर जाते हुए इस तरह से गोल 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 घूमते हुए जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पीछे हम बता चुके हैं डीएनए के बारे में। आज हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर आरएनए देखेंगे। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है, ये इसका डबल हेलिकल संरचना है, 2 धागों वाला, एक धागा ये, एक धागा ये। ठीक है, एक धागा इस तरह से ये आया है और दूसरा धागा इस तरह से ये आया है। तो इसको डबल हेलिकल संरचना या डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड 2 धागों वाला संरचना, जिसका मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने। किसने प्रस्तुत किया? वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिल करके इस डीएनए के डबल हेलिकल संरचना का प्रस्तुतीकरण किया, मॉडल का प्रस्तुतीकरण किया। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डीएनए के डबल हेलिकल स्प्रिंग देखे होंगे, इस तरह से घूमता हुआ जाता है। तो उसी तरह से सीढ़ी नुमा संरचना होता है जो गोल गोल घूम करके ऊपर जाता है। ऐसा सीढ़ी नुमा संरचना डीएनए का होता है। और प्रत्येक गोल में जो पायदान होता है, पैर रखने वाला होता है सीढ़ी में, वो ये होता है, उसके बीच नाइट्रोजनी क्षारक। डीएनए में इस तरह का जैसे ऐसे गोल घूम के आया इस तरह से, तो इस तरह से 2 बांसों के बीच, 2 स्ट्रैंड के बीच नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से। तो इस तरह से नाइट्रोजनी क्षारकों का बेस यानी सीढ़ी बना होता है। ठीक, जैसा सीढ़ी स्ट्रक्चर होता है पैर रखने वाला, तो उस तरह से ये होता है। और ये प्रत्येक ग्रुप में 10 होता है। प्रत्येक घुमाव में कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर्स जुड़े होते हैं। 10 पायदान होते हैं एक घुमाव में। एक घुमाव में कितने होते हैं? 10 पायदान होते हैं। जैसे ऐसा जुड़ा हुआ सीढ़ी कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, और एक घुमाव के बीच की दूरी, जैसे ऐसे गया फिर से यहाँ पे आया। ठीक है, ऐसे घूमेगा सीढ़ी, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ सीढ़ी, ऐसे करके जाएगा फिर यहाँ पर आएगा, तो ये आएगा, ये कहलाएगा। इसके बीच की जो दूरी होती है यह 34 एंगस्ट्रम होती है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम बराबर आप लोग को पता है कि कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। और एंगस्ट्रम मात्रक होता है दूरी का, तरंगदैर्घ्य का। ठीक है, क्योंकि कम दूरी है इसीलिए इसको एंगस्ट्रम में मापा जाता है। बहुत छोटा है, डीएनए हमें दिखाई नहीं देता है, बहुत ही छोटा है, बहुत कम दूरी है, इसलिए इसको एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रम -1 10⁻⁻10 मीटर, समझ रहे हैं कितना दूरी होगा? बहुत कम दूरी होगा। ठीक है, और इस 2 सीढ़ियों के बीच, 2 पायदानों के बीच की जो दूरी होती है वो होता है, ऐसे आया तो अभी बताए कि एक घुमाव यानी एक बार जब सीढ़ी ऐसे करके ऐसे घूम के वहीं पर आता है तो उसके बीच की दूरी कितना है? 34 एंगस्ट्रम। और एक घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर्स। पेयर मतलब जोड़ा, बेस मीन्स नाइट्रोजनी क्षारक जो है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन। तो इसका जो जोड़ा बनता है, ऐसे पेयर्स कितने होते हैं? 10 एक घुमाव में। कितने में? एक घुमाव में 10 बेस पेयर्स होते हैं। और एक घुमाव के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। तो 2 सीढ़ियों के बीच की दूरी कितना होगा? 34 एंगस्ट्रम हुआ पूरा 10 घुमाव में। एक घुमाव में कितना होगा? 2, तो 34 अब बटा क्या हो जाएगा? 10, यानी 3.4 2 एक घुमाव में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 2 घुमाव के बीच की दूरी। ठीक है, ये 2 सीढ़ियों के बीच की दूरी होता है 0.34 एंगस्ट्रम। इसी तरह से निकालिएगा तो आ जाएगा। तो ये हो गया, ये होता है, ये इधर से जो छोटा सा घुमाव है इसको माइनर ग्रुप कहते हैं, गड्ढा टाइप का।
माइनर ग्रुप, और जिधर ज्यादा घूम रहा है उसको गड्ढा जो है गड्ढा गहरा उसको मेजर ग्रुप। मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा। मेजर मीन्स क्या होता है? बड़ा, और माइनर मीन्स छोटा। ठीक है, मेजर मीन्स बड़ा और माइनर मीन्स छोटा। तो माइनर ग्रुप है, माइनर छोटा गड्ढा है, और इधर बड़ा, मेजर मीन्स बड़ा गड्ढा। ठीक है, तो इस तरह से। और दो ये है क्या? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ धागा है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक धागा ये, एक धागा ये। ठीक है, दो धागा बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ 5' 3' और ये 5' से शुरू होगा तो 3' पर खत्म होगा। कहाँ खत्म होगा? 3' पर। 3' से शुरू होगा तो 5' पे खत्म होगा। ठीक, ये जो 3' और 5' है ये कार्बन का काउंटिंग है, कार्बन की संख्या। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर कार्बन की संख्या, यदि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेस पर 5' से शुरू हुआ तो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3' से ही शुरू होगा, और लास्ट में खत्म 5' से शुरू हुआ तो 3' से एंडिंग, और 3' से शुरू। आप लोग नोमेनक्लेचर में, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कैसे 5' और 3' आता है। जब मेन ब्रांच में 1 2 3 4 5 आ जाता है, फिर से साइड में 1 2 3 4 5 आता है, तो उसको डैश करके नामकरण किया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कार्बन का जो नंबरिंग है वो 5' से शुरू होता है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में 3' से शुरू होता है। तो ये हो गया। और ये एडेनिन है। एडेनिन यहाँ लिखा हुआ है, नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन। ए, जी से गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो बच्चों बताए थे कि एक घुमाव में कितने पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स। ठीक है, और एक घुमाव के बीच की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रम। ठीक, 34 एंगस्ट्रम। तो 10 से भाग दे दिए तो एक घुमाव, एक पायदान के बीच की दूरी कितनी आ गई? 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये होता है एक घुमाव के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, एक घुमाव के बीच की दूरी कितनी? 3.4 एंगस्ट्रम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम उस टॉपिक को आगे करते हुए आरएनए के बारे में बताते हैं। डीएनए हम बता चुके हैं पीछे, आरएनए बताते हैं। आरएनए जो होता है इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये भी एक न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, क्या है? ये भी क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, और इसमें जो शुगर पाया जाता है, जो शर्करा पाया जाता है, वह होता है राइबोज शर्करा। कौन सा शर्करा? राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा, शुगर शर्करा। ठीक है, राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है, जैसे डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में कौन सा 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 पाए जाते हैं डीएनए में। कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है ये एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। उसी तरह से आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। याद रखना आसान है, एडेनिन, गुआनिन, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्या कि डीएनए में थाइमिन होता है, इसमें थाइमिन के जगह यूरासिल पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरासिल पाया जाता है, और बाकी वही होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। बस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरासिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन। ठीक, इसका काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण करना। और जब आरएनए का हम प्रकार पढ़ रहे हैं तो इस तरह से इनके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए को शॉर्ट में एमआरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए और राइबोसोमल को आरआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का काम जो होता है यह होता है एमिनो एसिड की पहचान करना। ठीक है, एमिनो एसिड की पहचान करना
हमारे शरीर की आवश्यकता जो होती है, हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड, मानव शरीर की 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। कितने? 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड जो है हमारा शरीर खुद बना लेता है, और 10 की आवश्यकता होती है जो हम लोग बाहर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं हम। 20 में से 10 एमिनो अम्ल हम लोग की आवश्यकता होती है जो बाहर से लिया जाता है। ठीक है। सो इसी एमिनो एसिड की पहचान करने का काम करता है कौन? मैसेंजर आरएनए। ठीक है। उसके बाद पहचान करने के बाद वो हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, वो हमारे शरीर में है या नहीं है, उसे बनाना है या नहीं बनाना है, तो उसको पहचान करेगा कौन? मैसेंजर आरएनए, और पहचान करके मैसेज पहुंचाएगा। ठीक है। उसके बाद वो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? उस एमिनो एसिड को पकड़ेगा, ठीक है, जिसको पहचान किया है मैसेंजर आरएनए, उस राइबोसोम वो मैसेंजर आरएनए उस की जो पहचान किया एमिनो अम्ल का, उस एमिनो अम्ल को ट्रांसफर आरएनए पकड़ करके राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करेगा कौन? ट्रांसफर आरएनए। तो इसका काम कहा जा सकता है कि इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है परिवहन का। किसका? परिवहन। परिवहन का मतलब आप लोग समझते हैं, ढोना। परिवहन का मतलब क्या होता है? ढोना। ट्रांसफर नाम ही है, ट्रांसफर मतलब क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा। ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरा जगह। ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा ये ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। किसका काम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे ट्रक कैसे एक जगह से दूसरे जगह सभी सामान को पहुंचाता है, तो उसी तरह से ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा किसको? एमिनो एसिड को। ठीक है। कहा? राइबोसोम के पास। कहा ले जाएगा इसको? राइबोसोम के पास ले जाएगा। मैसेंजर का काम है पहचानना और मैसेज करना। मैसेंजर का काम क्या हुआ? एमिनो एसिड की पहचान करना और मैसेज को पहुंचाना। उस मैसेज को किसके पास जाएगा? ट्रांसफर आरएनए के पास। ठीक है। अब ये ट्रांसफर आरएनए इससे मैसेज पढ़ के, मैसेज सुन के जाएगा और उस एमिनो एसिड को पकड़ेगा, कहेगा चलो तुम मेरे लायक है, हमको तुमसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है? प्रोटीन से। प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो तुम्हें हमें ले जाना है और पहुंचाना है किसके पास? जो प्रोटीन बनाएगा उसके पास पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा? जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है ना। हम पिछले चैप्टर में बताए हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ होता है? अंतःप्रद्रवी जलिका पर। बताए थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है, जिसके कारण उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बताए थे डीएनए में इस तरह से होता है। कहाँ? वो कोशिका के अंदर होता है ना, कोशिका के अंदर होता है। इस तरह से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसके ऊपर होता है राइबोसोम। इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम चिपका होता है, जिसके कारण इसको RER बोलते थे। क्या बोलते थे? RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है क्या? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? यहाँ से एमिनो एसिड को मैसेंजर आरएनए जो पहचान किया था उसको पकड़ेगा और इसी राइबोसोम के पास लेकर के आएगा ट्रांसफर आरएनए। तो इसका काम क्या हो गया? परिवहन का। इसका परिवहन? तो एमिनो एसिड का परिवहन। किसका परिवहन करेगा? एमिनो अम्ल का परिवहन करेगा। एमिनो अम्ल को ढोएगा। कौन ढोएगा? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। कहाँ ले जाएगा? राइबोसोम के पास। राइबोसोम कहाँ होता है? तो राइबोसोम होता है कोशिका के अंदर। कहाँ होता है? कोशिका के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया पर, सॉरी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे का काम करेगा कौन? राइबोसोमल आरएनए। आगे का काम कौन करेगा? rRNA। ठीक है। rRNA क्या करेगा?
इस एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करेगा। आरएनए क्या करेगा, ये जो एमिनो एसिड लाया है ट्रांसफर आरएनए पकड़ के राइबोसोम के पास, वो अब क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए उस एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो आगे हम देखते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, देखिए प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन का ये देखिए एक डायग्राम है। ठीक है, क्या है ये, डायग्राम है जिसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल डोग्मा। इसमें पहले एक डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए। और जिस विधि द्वारा डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए से एक नया डीएनए बनता है, उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है उस डीएनए से फिर आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। एक मेथड है आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए भी बनता है। तो आरएनए से जो डीएनए बनता है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स मतलब क्या होता है, वापस रिटर्न हो रहा, रिवर्स घूम गया, मतलब इधर से फिर इधर घूम गया, तो इसको बोलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एरो द्वारा बताया गया है। देखिए इधर से इधर गया है एरो, तो ये हो गया डीएनए से आरएनए बनना, मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको बोले ट्रांसक्रिप्शन। और इधर से इधर एरो आ रहा है, इसका मतलब हो गया आरएनए से डीएनए बनना, जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो इस क्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ट्रांसलेशन। क्या कहलाती है, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस तरह से बन गया डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ठीक, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये दोनों शब्द याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसे ट्रांसलेशन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन होता है डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, और ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हो गया मेथड। एक थोड़ा सा और है, एडेनिन और गुआनिन। ये जो है इसमें ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन द्वारा बंधे होते हैं। डीएनए और आरएनए में एडेनिन गुआनिन, एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है और गुआनिन साइटोसिन से। यह हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है। और ये जो होता है एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब एडेनिन गुआनिन, एडेनिन थायमिन के बीच में द्विबंध और गुआनिन साइटोसिन के बीच में त्रिबंध मौजूद होता है। ठीक है, वो हम बताए हैं डीएनए में, उसमें इस तरह से रहता है। इस तरह से यहाँ एडेनिन और थायमिन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से, गुआनिन और साइटोसिन इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यह डीएनए की संरचना में होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन फॉर्मेशन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अन्यथा उतार लीजिए। इसको रोक करके आप लोग इसे क्या करिए, कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है।
बच्चों आगे बढ़ते हुए डीएनए आरएनए पढ़ लिए हैं, अब उन दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये है डीएनए और ये है आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म, पहली बात, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब है कि पहला कि इसमें शुगर कौन सा पाया जाता है, शर्करा कौन सा पाया जाता है। तो नाम में ही छिपा हुआ है कि इसमें कौन सा शर्करा पाया जाता है। फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब इसमें जो शर्करा पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होता है? डीएनए में पाया जाता है, और आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए में कौन सा शुगर? राइबोज शुगर। ठीक है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है वह एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है, और इसमें सिर्फ साइटोसिन के थाइमिन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है। तो एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन। ठीक है, यह जो है मुख्यतः केंद्रक में होता है, मेन रूप से केंद्रक में होता है, और इसके अलावा गुणसूत्र, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। मेन रूप से कहाँ होता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। ठीक है, उसके अलावा गुणसूत्र में भी होता है, हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक के अलावा गुणसूत्र में भी पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है, और कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, यह जो है संपूर्ण कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? पूरा कोशिका द्रव्य में, और इसके अलावा केंद्रक में तो होता ही है, तो केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए स्पेशल है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को निश्चित रूप से याद रखिएगा कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि डीएनए कैसी संरचना है? डबल हेलिकल संरचना है, डबल स्ट्रैंडेड, द्विगुणित है। कैसा है? द्विगुणित, दो धागा वाला। स्ट्रैंडेड डीएनए का संरचना कैसा होता है? तो दो धागाओं वाला डीएनए का संरचना होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का संरचना होता है। एक धागा वाला, एक गुणित होता है आरएनए, और डीएनए कैसा होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, ये जो है डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को संचित रखता है, मतलब आनुवांशिक गुण को एक वंश से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। कहने का मतलब है कि माता पिता का जो गुण है, जो संरचना है, वह बच्चे में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? तो डीएनए करता है। क्या करता है? डीएनए करता है। ठीक है, अच्छे अच्छे या खराब खराब जो भी है, अच्छे गुण, खराब गुण जो भी है, उसके माता पिता में वो सारे जीन को क्या करते हैं? डीएनए उस सारे गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, हिंदी क्या होता है? उत्परिवर्तन। यह डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है। डीएनए में उत्परिवर्तन कहने का मतलब होता है डीएनए में कुछ चेंजिंग हो जाता है। कई पीढ़ियों के बाद एक थोड़ा सा चेंज होते 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 डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाने के कारण एक नई संरचना तैयार हो जाता है, उसे ही म्यूटेशन कहते हैं, जो कि सिर्फ डीएनए में होता है और आरएनए में नहीं होता है। जैसे कभी कभी मनुष्य का ही बच्चा सुनते हैं, कभी
बंदर पैदा हो गया, या गाय में कोई 4 पैर, हाथ पैर कुछ अलग पैदा हो गए, तो वो होते हैं, किसके वजह से होता है? तो म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये होता है उत्परिवर्तन डीएनए में होता है, सिर्फ आरएनए में नहीं होता है। इसका आणविक भार क्या होता है? अधिक होता है, और इसका आणविक भार बहुत कम होता है। वजन भार जो होता है अणु का, डीएनए के अणु का जो भार होता है अधिक होता है, और आरएनए के अणु का भार क्या होता है? बहुत कम होता है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होते हैं। ये जो बना होता है इस तरह से, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होते हैं इसमें। और इसमें कैसा श्रृंखला होता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। पॉली मीन्स बहुत सारा, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो है जब बहुत सारा एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड इस तरह से जुड़ा होता है, तो उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिर्फ एक श्रृंखला में है, इसमें 2 श्रृंखला होता है। इधर एक श्रृंखला इधर हो गया और एक श्रृंखला इधर हो गया। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसमें भी है लेकिन एक श्रृंखला में है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसमें जो है 2 श्रृंखला में है। इसलिए बोले ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए कंप्लीट हो गया। कोशिका स्ट्रक्चर, कोशिका के बारे में सारी बातें बता दिए। अब कुछ जो हम कोशिकांग के डिस्कवरर के बारे में बताए हैं, जो खोज करता है उसके बारे में जो बताया, उसको एक छोटा सा शॉर्ट उसका डाल देते हैं, उसका सीरीज डाल देते हैं ताकि याद रहे, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हुए हम कुछ कोशिकांग, हालांकि ये पहले भी बता चुके हैं, एक जगह सबको हम एक जगह कर दिए ताकि आप लोगों को याद करने में सुविधा हो। एक जगह आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कोशिकांग है अंगक, ठीक है, जिसका ये खोज करता है, डिस्कवरर है, जिन्होंने इसका डिस्कवर किए हैं। क्या किए हैं? डिस्कवर किए हैं। ठीक, यहाँ हेडिंग है कोशिकीय अंगक और उसके खोजकर्ता। कोशिकीय अंगक इधर है और ये कौन है? खोजकर्ता है, वैज्ञानिक है। ठीक है, ये है केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस जो कोशिका के अंदर होता है, जिसे ब्रेन ऑफ कोशिका सेल भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है किसको? केंद्रक को। ठीक है, ये हम लिखाए भी है, बताए भी है कि केंद्रक को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये है केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तारक का सेंट्रोसोम, जो इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की सिलिंड्रिकल संरचना होती है ये। ठीक है, ये सेंट्रोसोम होता है, जिसका खोज किसने किया है? बोवेरी ने। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया? बोवेरी ने। गोल्जी काय, गोल्जी काय का काम बताए थे, परिवहन का काम होता है, तो ये होता है, इसका खोज करता है कौन? कैमिलो गोल्जी या जॉर्ज कैमिलो गोल्जी। किसने खोज किया है गोल्जी काय का? जॉर्ज कैमिलो गोल्जी। क्रोमोसोम गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र वाल्थर फ्लेमिंग। और इस शब्द गुणसूत्र शब्द का जो प्रयोग किया है सबसे पहले, यह है डब्ल्यू वाल्डेयर, वैज्ञानिक है जिन्होंने गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया है। और इस क्रोमोसोम से संबंधित एक वैज्ञानिक और है, हॉप मिस्टर, उनका भी नाम आता है। ठीक है, तो हम लोग याद करते हैं इसका खोजकर्ता के रूप में वाल्थर फ्लेमिंग और वाल्डेयर, जिन्होंने शब्द का प्रयोग किया, और एक आता है हॉप मिस्टर। लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आत्महत्या की थैली, इसका खोज किसने किया? तो डी ड्यूबे। किसने किया? डी ड्यूबे। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम का खोज किसने किया? पैलेडे ने, जहां पर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जिसका खोज किसने किया? पैलेडे ने किया। जीव द्रव्य का खोज किसने किया? डुजार्डिन ने किया। जीव द्रव्य जो कोशिका के चारों तरफ अंदर में होता है, भरा हुआ जो द्रव होता है,
कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिला करके कहलाता है जीव द्रव्य। ठीक है, कोशिका के अंदर ये होता है, ये केंद्रक के अंदर, तो यहाँ जो द्रव्य भरा होता है और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है, ये दोनों मिला करके कहलाता है जीव द्रव्य, जिसका खोज किया है किसने? डुजार्डिन ने। किसने किया? डुजार्डिन ने। और अंतः प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER कहते हैं, इसका खोज किसने किया? पोर्टर ने। किसने किया? पोर्टर ने। ठीक है, तो इस तरह से केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, तारक काय बोवेरी, गोल्जी काय कैमिलो जॉर्ज गोल्जी, और क्रोमोसोम बाल्थर फ्लेमिंग, लाइसोसोम डी डुगे, राइबोसोम पैलाडे, और यह है जीव द्रव्य डुजार्डिन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर। ये हो गए खोजकर्ता इंपोर्टेंट। तो इस तरह से इन सबों में ये सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को याद रखना है ये केंद्रक, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और राइबोसोम। इसके खोजकर्ता को आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है बार बार एग्जाम में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं, और ये सब VBI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, सेंट्रोसोम बोवेरी, ठीक है, लाइसोसोम डी डुबे, राइबोसोम पैलेडे, एक और जॉर्ज गोल्जी, और क्रोमोसोम पाल्थर फ्लेमिंग, क्रोमोसोम पाल्थर फ्लेमिंग। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट, ये जिसको आप लोग क्या करिएगा? निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है।